इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है कमला पसंद, अनोखा स्वाद। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। आज का हमारा मुद्दा है जातीय जनगणना संभव नहीं। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी अभी तक अपना रुख साफ नहीं करे थी जातीय जनगणना को लेकर के, और विपक्षी पार्टियां दबाव बना रही थी कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, ओबीसी की जनगणना भी होनी चाहिए। उनका तर्क ये है कि जिस देश में जानवरों की गिनती हो सकती है, शेर की गिनती हो सकती है, भालू की गिनती हो सकती है, तो आदमियों की गिनती क्यों नहीं हो सकती। लगातार विपक्षी पार्टियां इस पर दबाव बना रही हैं। समाजवादी पार्टी की बात करें, आरजेडी की बात करें, जेडीयू की बात करें और बीएसपी कांग्रेस की बात करें, तो तमाम पार्टियां लगातार दबाव बना रही हैं भारतीय जनता पार्टी पर कि ओबीसी की जातियों की जनगणना होनी चाहिए, उनकी सही डेटा सामने आना चाहिए, जिससे कि उनके शैक्षिक और आर्थिक विकास के काम को किया जा सके। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात को कह रही थी कि वो इसके लिए मुखालफत नहीं कर रही है और कुछ इस पर बात भी नहीं कर रही थी। लेकिन कल जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया गया और कहा गया कि ये जातीय जनगणना संभव नहीं है, उसको लेकर के बवाल खड़ा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के अपने तर्क हैं। 1931 में जब पहली बार जातीय जनगणना हुई थी, उसको लेकर के भाजपा का मानना है कि वो जनगणना भी सही नहीं थी, उसमें तमाम तकनीकी खामियां थी, इसलिए उसको सही नहीं माना जा सकता। उसके बाद बात करें 2011 में आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ों को देखने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, उसमें भी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, लेकिन वो रिपोर्ट भी अभी तक नहीं आई है। भारतीय जनता पार्टी का मानना ये है कि ये जातीय जनगणना कराना आसान नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही कठिन है, जटिल है और टेक्निकली बहुत ही रॉन्ग है। सही आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए जा सकते, जिसकी वजह से ये किसी भी जगह पर इनका उपयोग नहीं किया जा सकता, ये अनुपयोगी होंगे सारे डाटा। लेकिन दूसरी जो विपक्षी पार्टियां हैं वो दबाव बना रही हैं और यही कह रही हैं कि जिस देश में जानवरों की गिनती हो सकती है, उसमें ओबीसी की गिनती नहीं हो सकती है। अब सवाल ये उठता कि क्या, चूंकि नीतीश कुमार भी लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं, 10 पार्टियों को मिलाकर के वो प्रधानमंत्री से मुलाकात भी कर चुके हैं, तो उनके मन में भी प्रधानमंत्री बनने की इच्छा बलवती हो रही है, तो क्या वो इस मुद्दे को और आगे बढ़ाएंगे? क्या उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव में ये एक अपना बड़ा मुद्दा बनेगा जो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है? भाजपा इससे कैसे निपटेगी? भाजपा हालांकि कह रही है कि वो अभी इन सब सारी चीज़ों पर विचार कर रही है कि जातीय जनगणना को लेकर के क्या करना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि अभी वो सारी चीज़ों को देखेंगे, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन क्या ये बड़ा मुद्दा बनेगा, ये अपने आप में सवाल है और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ रहा है, हम उनसे आपका तारुफ कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताने की कोशिश करेंगे कि दरअसल इसकी शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, क्यों नहीं हो रही है जातीय जनगणना और क्या ये एक बड़ा मुद्दा बनेगा। देखिए हमारी ये एक रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने कहा है कि पिछड़े वर्गों की जाति गणना प्रशासनिक रूप से बहुत कठिन और जटिल है। महाराष्ट्र राज्य की याचिका का जवाब देते हुए केंद्र ने ये बात कही है। जाति जनगणना की बढ़ती मांग को लेकर सत्ताधारी बीजेपी अब तक चुप थी। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में अपने जवाब में कहा कि आजादी से पहले भी जब जातियों की गिनती हुई तो डेटा की संपूर्णता और सत्यता को लेकर सवाल उठते रहे। केंद्र ने कहा कि 2011 में सामाजिक, आर्थिक और जातीय जनगणना के डेटा में तमाम तरह की तकनीकी खामियां हैं और ये किसी भी तरह से इस्तेमाल के लिए अनुपयोगी है। 2011 की जनगणना में जाति आधारित सामाजिक आर्थिक स्थिति के ब्यौरे को मोदी सरकार ने जारी नहीं किया था। इसको लेकर पूरा विपक्ष सरकार पर हमलावर है।
मोदी सरकार को घेरने के लिए विपक्षी पार्टियां लगातार जातीय जनगणना की मांग उठाती रही हैं। बिहार में जेडीयू की सरकार भाजपा के सहयोग से चल रही है। नीतीश कुमार उसके अगवा हैं। नीतीश के मन में भी देश के सर्वोच्च कुर्सी पर विराजमान होने की प्रबल इच्छा है और यही कारण है कि नीतीश ने आरजेडी से हाथ मिलाते हुए 10 दलों के साथ प्रधानमंत्री से मिलकर जातीय जनगणना कराने की मांग की थी। नीतीश की मांग के साथ ही अखिलेश और मायावती ने भी जातीय जनगणना कराने की मांग की। इसको लेकर कांग्रेस भी हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा 2011 की जनगणना में जाति आधारित सामाजिक आर्थिक स्थिति के ब्यौरे को जाहिर कर रही है और न ही रोहिणी आयोग की रिपोर्ट को ही उजागर कर रही है। 2014 में भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में आई थी, उस जाति जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की भारतीय जनता पार्टी ने। ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा ध्रुवीकरण की सियासत करते हुए आई है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है, मैं तो समझता हूं कि आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव हैं और उसके बाद लोकसभा के चुनाव हैं और जातीय जनगणना के लिए कांग्रेस पार्टी सदैव उनके साथ रही है। इसको लेकर फिलहाल भाजपा बैकफुट पर नजर आ रही है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि हम इसके सारे तथ्यों पर चर्चा कर रहे हैं। क्या रूप रखती है भारतीय जनता पार्टी? देखिए, इस विषय पे हम उसकी सारे कानूनी पहलू को चिंता कर रहे हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या जातीय जनगणना 2022 के चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनेगा। 2014 से लेकर 2017 और 2019 के चुनाव में पिछड़े वर्ग ने मोदी और भाजपा पर जमकर प्यार लुटाया है। ऐसे में सवाल ये है कि भाजपा विपक्ष की रणनीति का कैसे जवाब देती है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। जी हाँ, क्या वास्तव में ऐसे देश में जातीय जनगणना संभव नहीं है? एनआरसी की अगर हम बात करें, सीए की हम बात करें, अब तब देश के लोगों की एक एक बात की रजिस्टर की बात की जा रही थी, तो ऐसे में सिर्फ एक वर्ग की जनगणना क्यों नहीं हो सकती? दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि लंबे समय से स्वतंत्रता पाने से पहले ही जब दलितों की गणना हो सकती है, SC ST की गणना हो सकती है, तो OBC की गणना क्यों नहीं हो सकती? क्या कॉम्प्लिकेशंस है, इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं, हम उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। दीपक सोनकर जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है दीपक सोनकर जी आपका। विकास श्रीवास्तव जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रखर प्रवक्ता हैं, आपका बहुत स्वागत है। और समाजवादी पार्टी के विधायक और प्रवक्ता भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, शशांक यादव, आपका भी बहुत स्वागत है शशांक जी। दो बहुत खास मेहमान हमारे साथ यहाँ लखनऊ स्टूडियो से भी जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी के फिलॉसफी डिपार्टमेंट के हेड हैं, बहुत स्वागत है प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद जी आपका, राजनीतिक विश्लेषक हैं। उदय यादव जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, तमाम बड़े समाचार पत्रों में काम कर चुके हैं और बौद्धिक रूप से जाने जाते हैं, साहित्यकार भी हैं, आपका भी बहुत स्वागत है उदय यादव जी। और सीधा रुख करेंगे दीपक सोनकर जी का। दीपक जी, धर्मेंद्र प्रधान जी कह रहे हैं कि अभी हम सारे तथ्यों पर चर्चा करेंगे, देखेंगे, समझेंगे, उसके बाद इस पर काम करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दिया जाता है वहां जातीय जनगणना कराने से साफ इनकार कर दिया गया है। आपको नहीं लगता कि विपक्षी पार्टियां इसको एक बड़ा मुद्दा बनाने के लिए तैयार बैठी हैं? क्योंकि जिस तरीके से 2014 से लेकर के 2000 आज तक 2014, 2017, 2019 में लगातार बैकवर्ड आपको पूरी तरीके से सहयोग कर रहा था, आपकी सरकारें बना रहा था। अब विपक्ष की निगाहें उसी वोट बैंक पर लग गई हैं कि कैसे आपसे झपटा जाए। हाँ जी भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब जी। जैसा कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने बताया, तो हम लोग सभी पहलू की जांच करने के बाद ही हम सब लोग उन बंदों पर पहुंचेंगे। और मेरा मानना यह है कि किसी भी सामाजिक विकास का मापदंड ये नहीं हो सकता कि जातिगण करना जरूरी आवश्यकता है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी ओबी वर्ग से आते हैं और वो ओबीसी वर्ग का दर्द जानते हैं, मगर किसी प्रकार से ओबीसी वर्ग पर ही राजनीति करना, उसको विषय बनाना, ये सब मेरे समझ में नहीं आता। दूसरा कि किसी भी विकास और नीतियों को ही जातिगत आधार पर ही तय करना हो, किसी के क्षेत्र में जाने के लिए भी ये करना हो, ये एक विषय नहीं है। हाँ, ऐसा हमारे यहाँ
एक सामाजिक समरसता का भाव है और हमारे यहाँ सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ साथ काम किया जाता है। और इन सब विषयों पर चर्चा करके हम एक अच्छे निर्णय पर पहुंचेंगे। जरूरी नहीं ऐसा लगेगा कि हाँ ये ऐसी आवश्यकता है तो इसको करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, विकास श्रीवास्तव जी। ठीक है, विकास श्रीवास्तव जी, आपने दीपक जी को सुना, वो कह रहे हैं कि जातीय जनगणना कराना कोई आवश्यक नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि जनगणना के बाद ही सबका विकास हो। यहाँ तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास किया जाता है। दीदी आपकी आवाज 2 बार आ रही। जी जी विकास जी, अब आपको आवाज आ रही है? देखिए, केंद्र सरकार ने 2017 में रोहिणी आयोग क्यों बनाया कि आरक्षण के इस स्लैब में जो जातियां पिछड़ गई, कुछ एक दो जातियों को छोड़ के बाकी जातियां जो आरक्षण के लाभ को नहीं प्राप्त कर पा रही, उनका समीक्षा हो सके, उसके लिए रोहिणी आयोग बनाया गया। पर केंद्र सरकार ने 11 बार रोहिणी आयोग को एक्सटेंशन दिया। सूत्रों की भी जानकारी है और आप अपने तथ्यात्मक तरीके से जांच कर लीजिए। रोहिणी आयोग सैलरी और वेतन और आवश्यकताओं के संसाधनों के अभाव में मर चुका है। बस केवल केंद्र सरकार ने 2017 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती के दिन बड़े बड़े दावे किए भारत की आवाम से और कहा अति पिछड़ों के साथ न्याय नहीं हो पाया है, उसके लिए रोहिणी आयोग की। जबकि केंद्र सरकार ने हलफनामा भी दिया है कि 1951 से ही जातिवार जनगणना का छोड़ दिया गया था, ठीक है, पर जो 2011 में यूपीए की कांग्रेस के नेतृत्व की जो सरकार थी, उसने जो जनगणना किया है उस डिटेल को क्यों नहीं जनता के बीच में ला रही? उसमें केवल महज खामियां बता देने से ये सही तो नहीं तय हो सकता है कि केंद्र सरकार की नीयत साफ। कुल मिला के केंद्र सरकार जो है अति पिछड़ों का वोट लेती है, अति पिछड़ों के कुछ नेताओं को सरकार में शामिल करके उनके चेहरे को दिखा करके गुमराह करती है। आप लगातार देख रहे हैं, अभी फूलन देवी जी के नाम पर एक चबूतरा बन रहा था, उसको तोड़ दिया, मूर्ति लगने जा रही। अभी आपने देखा इलाहाबाद में कांग्रेस पार्टी का एक नाव यात्रा निकल रही थी, नाव अधिकार यात्रा, जिसमें जो नाव चलाने वाले नाविक थे उनकी नाव तोड़ दी गई थी। प्रियंका जी ने अभी उनको नई नाव बना के दिया। आपकी ओर लगातार मैं अपने डिबेट में इस बात को ध्यान आकृष्ट करा रहा हूं कि अति पिछड़ों के साथ जो उत्तर प्रदेश की आबादी का और भारतवर्ष की आबादी का करीब 700 जातियां हैं और उत्तर प्रदेश की आबादी का 53% बिरादरी है जो अति पिछड़ी है, जिनका सामाजिक न्याय नहीं मिल पाया है, उनको ये अधिकार उनका छीन रहे हैं। सपा बसपा ने भी वोट लिया और उनके साथ अन्याय किया और भाजपा की जब पहली कल्याण सिंह सरकार थी तब भी अति पिछड़ों के साथ अन्याय हुआ था और किसी पे कल्याण सिंह और अटल जी को ठीक है विकास जी, बात हो गई आपकी। पार्टी भाजपा छोड़ना पड़ा था, तो ये ठीक केंद्र सरकार और बीजेपी की ठीक है। शशांक जी आपकी बारी। आप क्यों आप लगता है कि आप भारतीय जनता पार्टी को जो पिछड़े वोट दे रहे हैं, आपकी पार्टी को शायद त्रास नहीं आ रहा है और यही कारण है कि आप जातीय जनगणना का मुद्दा बार बार उठा रहे हैं? शशांक यादव जी। मेरा तो ये कहना है कि हम मुद्दा तो जातिगत जनगणना का बहुत शुरू से उठा रहे हैं, आज से नहीं उठा रहे हैं। और मुझे एक अच्छी बात ये लगी कि भारतीय जनता पार्टी जो 2001 में बोल रही थी, आज भी उसने स्टैंड नहीं बदला है। माइक पर तो वो बोलती रही कि जातिगत जनगणना करेगी और मेरे पास एक नहीं कम से कम मैं जानता हूं कि तमाम बैकवर्ड जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, बीजेपी के कम से कम 100-150 सांसदों के जो है लेटर्स हैं कि हाँ जातिगत जनगणना होनी चाहिए। और इनके बीजेपी के जो सांसद और मिनिस्टर्स तक जो है, वो चाहे कुर्मी महासभा की मीटिंग हो, चाहे यादव महासभा की मीटिंग हो या बैकवर्ड फ्रंट की एम्प्लॉइज की मीटिंग हो, अगर निकाला जाए तो शायद ही कोई मिनिस्टर ऐसा होगा जिसने ओपनली ना कहा हो कि जातिगत जनगणना की जरूरत है। ऑफिशियल रूप से अगर आप लीजिए तो कांग्रेस के आधिकारिक स्वरूप में और भाजपा के आधिकारिक स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। माकन साहब ने 2010 में लोकसभा में कहा था कि जातिगत जनगणना जो है, बड़ा एक विचित्र सी बात है। आज कांग्रेस के साथी हमारे इसकी सहयोग कर रहे हैं, हम उनके आभारी हैं कि जातिगत जनगणना को वो भी मान रहे हैं।
कांग्रेस 2010 में बोली थी माकन साहब ने, और वही लगभग 2001 में आडवाणी साहब बोल चुके थे कि साहब जातिगत जनगणना करने से भारत के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप पर अंतर पड़ेगा। ये जातिगत जनगणना जो है, जनगणना से धर्मनिरपेक्ष स्वरूप पे क्या असर पड़ेगा? जातिगत जनगणना 2011 का जो रिकॉर्ड है उसको सार्वजनिक करिए, आपको बहुत सारे डेटा मिल जाएंगे। विकास जी पहले सारे लोगों को चर्चा में शामिल कर लेते हैं, फिर चर्चा शुरू करेंगे, आएंगे आपके पास में। शशांक जी अपनी बात जल्दी से पूरी कर लीजिए जी। 11 की जनगणना का करोड़ों रुपया खर्चा हुआ, आपने तो बात भी विकास भाई कर दिया आपने तो बात एपिसोड पर 2011 से 2021 तक। देखिए अगर आप बात नहीं सुनेंगे विकास भाई, अगर आप बात नहीं सुनेंगे तो आप ही का चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, पहले सबकी बात आ जाने दीजिए जी। कांग्रेस के बारे में झूठे तथ्य रखिए, ठीक है शशांक जी अब सही कर रहा हूँ। देखिए अगर शशांक जी इनकी अब आपकी बात हो गई जी, सही कर दीजिएगा। मैं लोकसभा में दिए गए जवाब की बात बता रहा हूँ। शशांक जी जल्दी से अपनी बात पूरी कर लीजिए। और 2001 में जो किया था, और उसके बाद मनमोहन सिंह सरकार ने बाकायदा इसको माना कि नहीं जातिगत जनगणना होनी चाहिए, और 2014 नहीं वो जनगणना चली 2016 तक। जी इसलिए पूरा ठीक है शशांक जी, ये बात ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता लगातार ये कह रहे थे कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट में साफ कर दिया है कि जातीय जनगणना संभव नहीं है। प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद जी के पास चलते हैं। प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद जी क्या कहेंगे आप कि विपक्ष ये कह रहा है जिस देश में भालू की गिनती हो सकती है, शेरों की गिनती हो सकती है, उस देश जानवरों की गिनती हो सकती है, SC ST की गिनती हो सकती है, उस देश में बैकवर्ड की गिनती नहीं हो सकती। जी धन्यवाद प्रदीप जी। मुद्दा बहुत ही समीचीन भी है और बहुत गंभीर भी है, दोनों साथ। पहली बात तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो भी संगठन या जो भी राजनीतिक पार्टियां, जो मुझे समझ में आया है, वो जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं जी, हर कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, वो केवल OBC की बात नहीं कर रहे हैं। बहुत से अपर कास्ट में भी ऐसे लोग हैं जो कुछ संसाधनों से वंचित हैं, तो उनकी भी बात हो रही है। ठीक है कि आप भाई कोई सरकार कोई पॉलिसी बनाती है, बजट एलोकेशन करती है, किस समाज में ज़्यादा पिछड़े लोग हैं, किस समाज में ज़्यादा गरीब हैं, किस समाज की उन्नति नहीं हुई है, उसके लिए योजनाएं बनाती है। सरकार का काम है ये लोकतंत्र में जो सरकारें गठित होती हैं उनका काम है इस तरह का कार्य करना। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि यदि हम जाति जनगणना की बात कर रहे हैं तो आपने केवल जानवरों की नहीं, हम जानवरों के साथ साथ हम पेड़ों की गिनतियां करते हैं, तो इंसानों की गिनती करने में क्या दिक्कत है? और आप जाति से क्यों भाग रहे हैं? जाति इस देश की सच्चाई है। आप केवल जाति जब आपके राजनीतिक साधन के रूप में कार्य करती है, आपको जब फायदा लेना पड़ता है, ठीक है, तो जाति बड़ी अच्छी है। जब शोषण जब का होता रहता है जाति का, तो जाति अच्छी है, भाई कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब जाति अधिकारों की बात करने लगती है तब आपको प्रॉब्लम होती है। तो सरकार की मनसा, हम कह रहे हैं कि बीजेपी इतना अच्छा स्लोगन चलाती है नारे में भाई कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। वो सबका कब आएगा? सबका नहीं है, कुछ ही लोगों का विकास होगा। यदि बीजेपी सही में अपने एजेंडे में करना चाहती है तो उसके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि जातिगत जनगणना करवाए इस देश में। इस देश में जातिगत जनगणना इस समय की मांग है, और जब आपकी करवाएंगे तो आपको, हाँ ये सच्चाई है कि उसके अनुपात में आपको कुछ पॉलिसियां देना पड़ेगी। कुछ लोगों को एक खराब भी लगेगा कि हमारा जो एक जो ओवर ड्यू था और जो उससे हमको कुछ अधिकार हमारे छीन के, जो एक गरीब है जिसको बिल्कुल संसाधन विहीन है, उसको कुछ सरकार करना चाह रही है। तो ठीक है, सबको थोड़ा खराब लगेगा, लेकिन इससे स्वस्थ समाज का निर्माण नहीं कर सकते। स्वस्थ समाज हमारा तभी निर्मित हो सकता है जब सबकी भागीदारी, सबका विकास होगा, तब स्वस्थ समाज बनेगा। ठीक है सर, उदय यादव जी। देखिए, मेरा मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी संघ परिवार का एक हिस्सा है, और संघ परिवार शुरू से, आज़ादी से पहले से आरक्षण का विरोधी रहा है। संघ परिवार के मुखिया गोलवलकर जी, जिनको सभी आदर्श पुरुष मानते हैं RSS के लोग, वो जब ये संविधान बन रहा था उस समय भी आरक्षण का विरोध कर रहे थे। वो कहते थे कि भाई इससे हिंदू समाज बट जाएगा, हिंदू समाज बटेगा तो स्वाभाविक है कि RSS का एजेंडा पूरा नहीं होगा। वो हिंदू के नाम पर ही वोट लेते हैं, हिंदू के नाम पर सत्ता में आती है भारतीय जनता पार्टी, इसलिए वो क्यों चाहेगी वो ये बटे? तो उसकी जो मंशा है ना, वो ठीक नहीं है। मोहन भागवत कई बार कह चुके हैं, आपने देखा होगा, जिनको लेके इनके बयानों को लेके विवाद हुआ, वो कहते हैं कि आरक्षण के हम विरोधी नहीं है, आरक्षण तो दिया जाना चाहिए, लेकिन
आरक्षण के समर्थक और आरक्षण के विरोधी पहले एक जगह बैठ जाएं और सहमत हो जाएं तब दें। मतलब आर्थिक पक्ष जो है, जो आर्थिक तौर पर कमजोर है, उनको दिया जाए, इससे जाति बटेगी नहीं। मूल बात वहीं आ जाती है कि वो आरक्षण नहीं देना चाहते। इसीलिए आप देख रहे हैं कि केंद्र सरकार के कई विभागों में जो आरक्षण है वो पूरी तरह लागू नहीं हुआ और लाखों पद खाली पड़े हुए हैं। आपको मैं एक आंकड़ा छोटा सा बताऊं, 2 अगस्त को धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं केंद्र के, उन्होंने लोकसभा में बताया कि 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में ओबीसी SC ST के पद भारी संख्या में खाली पड़े हैं जी। उन्होंने ये नहीं बताया क्यों खाली पड़े। जब आप भर्ती करेंगे नहीं, लोगों को ढूंढेंगे नहीं योग्य उम्मीदवारों को, तो लगातार खाली पड़े हैं और उसमें ओबीसी के पद तो सबसे ज्यादा खाली हैं। ये सिर्फ नियत की बात है, मनसा की बात है, वोट लेने की बात है। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि सबका वास्तव में विकास हो, सब साथ लेकर के समाज आगे बढ़े। वो चाहते हैं कि एक बड़ा हिस्सा पीछे रहे, तभी उनकी पिछलग्गू बन के रहे। प्रभु वर्ग है उसकी इच्छा पूरी होगी, वो सत्ता में मजबूत होंगे। दीपक सोनकर जी, आपने सारे लोगों को सुना, कह रहे हैं कि भाई जब आप वोट लेते हैं, बड़ी तादाद में वोट लेते हैं, तो पूरे देश के 70% भूभाग पर कब्जा करते हैं, तब आपको दिक्कत नहीं होती है। जातीय जनगणना कराने में ऐतराज क्यों? जी भाई साहब, मैं बताना चाहता हूं, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, इसी के साथ में मैं बता दूं आपको कि 250 लोगों को भी, ओबीसी लोगों को भी रोजगार दिया है। और मैं इन भाई साहब से भी, सब लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या जातीय जनगणना के आधार पर आप समाज में वोट नहीं, दीपक सोनकर जी, 250 लोगों को रोजगार दिया है। डाटा कौन सा डाटा है? थोड़ा नहीं, दीपक सोनकर जी, तो ये फिर शिक्षण संस्थानों में लाखों की तादाद में पद खाली क्यों पड़े हुए हैं, क्यों नहीं भरे गए अभी तक? अरे अगर आरक्षण लागू किया होता तो लखनऊ में ही तमाम शिक्षक धरना दे रहे हैं भैया। अभी कई 70,000 भर्तियां निकली थी, उसमें पूरा लागू नहीं हुआ। जवाब सुन लेते हैं जी दीपक जी। पर विचार विमर्श चल रहा है, इन सभी पर विचार विमर्श चल रहा है और जल्दी इन सब पर निर्णय आने वाला। और सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे दिया कि हम करा ही नहीं सकते हैं जातिगत जनगणना। और अभी आपने देखा नीट में करीब 2017 से शुरू किया जाए तब 11,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों को चयन नहीं हो पाया। सोनिया जी ने पत्र लिखा, जाकर एक प्रतिनिधि मंडल प्रधानमंत्री से मिला, इसके बाद उस पर सक्रियता दिखाई गई और अभी भी भर्ती नहीं हो पा रही है। राज्यवार अगर समीक्षा किया जाए तो अति पिछड़ों के साथ लगातार अन्याय कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। एजुकेशन सिस्टम से तो पूरी तरह काट के बाहर निकाल देने का षड्यंत्र किया जा रहा है। नहीं, ठीक है दीपक सोनकर जी, सवाल यह है कि जातीय जनगणना कराने में दिक्कत कहां से है? मैंने बताया ना आपको, दिक्कत कहीं नहीं है। हम सब लोग हमारा एक सामाजिक समरसता है, हम सब लोगों से विचार विमर्श करने के बाद सारे पहलुओं पर विचार हो रहा है। विचार करने के बाद सामाजिक समरसता के नाम पर अगर जातीय जनगणना हो जाएगी तो सामाजिक समरसता क्यों खत्म हो जाएगी? आप लोग, आपके बड़े बड़े नेता बाहर मीडिया में बयान देते हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देते हैं कि जातीय जनगणना संभव नहीं है। मैंने बताया ना, सभी पहलू पर विचार विमर्श हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका विकास, सबके विकास के साथ काम करते हैं। नारेबाजी के अलावा कोई काम नहीं, केवल नारेबाजी करो और वोट मांगने निकल सुनिए, जाओ। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, ये बहुत अच्छी बात है। अब सवाल ये है, ये दीपक सोनकर जी, यही बात कांग्रेस भी कह रही थी कि वो सबको साथ लेकर के चलती है, लेकिन कहां रह गए पिछड़े, कहां रह गए दलित, कहां रह गए अल्पसंख्यक? सभी के साथ, हम सब लोग दलितों के साथ भी भारतीय जनता पार्टी है, पिछड़ों के साथ भी भारतीय जनता पार्टी है। और हमारे प्रधानमंत्री जी, आदरणीय जी खुद पिछड़े वर्ग से आते हैं और वो जानते हैं पिछड़े के दर्द को क्या जो होता है और पिछड़ों के लिए। ठीक बात है दीपक सोनकर जी, आपके प्रधानमंत्री नहीं बल्कि वो देश के प्रधानमंत्री है। देश के प्रधानमंत्री खुद पिछड़े वर्ग से आते हैं, तो उनको पिछड़ों की जनगणना कराने में दिक्कत क्या है? वर्ग के व्यक्ति को भी राष्ट्रपति बनाया जाता है। अरे मैं ये पूछ रहा हूँ व्यक्ति को भी दीपक जी सवाल सुन लीजिए। 11 राष्ट्रपति बना करके एक सिंबॉलिक कर देते हैं। सरकार कितने मुख्यमंत्री दलित है बता सकते हैं? किस राज्य में दलित मुख्यमंत्री है आपका? 11 राज्यों में एनडीए की सरकार है, कहाँ आपने दलित बनाया है? कहाँ एसटी मुख्यमंत्री बनाया है? बात हो रही है, हम फिर से गलत रास्ते पर भटक जाएंगे। हम बात करेंगे जातीय जनगणना पर। भटकने का क्या है? कुल मिलाकर सच्चाई है। दीपक सोनकर जी, को नहीं, हलफनामा आपने जो दिया है
विकास जी, हम दूसरे रास्ते पर चले जाएंगे, हम वापस आ रहे। दीपक सोनकर जी, जो हलफनामा दिया है उसमें साफ कहा गया है जाति गणना प्रशासनिक रूप से बहुत कठिन और जटिल है। प्रधानमंत्री जी, विश्व का ऐसा कोई काम है जो नहीं कर सकते। ये पहली बार है कि उनकी सरकार कह रही है कि ये काम बहुत जटिल और कठिन है। मैं तो एतबार ही नहीं कर पा रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री रहने के साथ में कोई काम कठिन और जटिल हो सकता है। नहीं, कोई काम जटिल और जटिल नहीं है। हम सब लोग लग करके इसमें करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में तो हलफनामा दिया है सुप्रीम कोर्ट में, नहीं कर सकते हैं। साफ साफ मना किया, सदन में आपने मना किया है कि नहीं कर पाएंगे जातिवार जनगणना। एक जातिगत जनगणना एक बड़ा उसमें प्रदेश सदन में भी मना किया, एक बड़ा मापदंड है। उन सब अच्छा, आप यही कर दीजिए। 2011 में जो जनगणना हुई थी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या सामाजिक विकास जो है वो जातीय जनगणना के आधार पर होगा? क्या आर्थिक विकास वो केवल 2 जातियों को आधार पर होगा? 1-2 जातियों का ही विकास जनता का काम करने के लिए जातीय गणना के आधार पर जाएंगे? नहीं जाएंगे तो फिर वोट क्यों करते हैं? पिछड़ा क्यों कहलाते हैं? मोदी जी श्रवण बिरादरी में थे, क्यों जाकर अति पिछड़ी जाति में दे दीजिए भाई बनते ही उन्होंने क्यों अपने आप? दीपक सोनकर जी, जनगणना करवा दीजिए और जो भी होगा, घटेंगे बढ़ेंगे कुछ भी होगा। और रिपोर्ट थी संवैधानिक संस्थाओं को गुलाम बना, मैं बार-बार आपसे बोल रहा हूँ ना, हमारे यहाँ सबका साथ सबका विकास का काम है। ये षड्यंत्र है, सांस्कृतिक करके निर्णय और आर्थिक रूप से जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, कोर्ट अपना निर्णय देगा। सरकार ने अपना पक्ष रखा है, आने के बाद आपको जल्दी जानकारी मिलेगी। उनके पास कोई जवाब नहीं है, लिपापोती की मजबूरी है। ठीक है, इसी वक्त एक ब्रेक का हो चला, ब्रेक पर जाना है, छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के पर आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। सवाल यही उठा कि क्या 2022 के चुनाव में ये एक बड़ा मुद्दा बनेगा, क्योंकि नीतीश कुमार जी भी 2024 में प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं। तो क्या वो एनडीए छोड़ेंगे, क्योंकि उनके भी ये कयास लगाए जा रहे हैं? और क्या उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी कांग्रेस इसको एक बड़ा मुद्दा बनाएगी? जिस तरह से अभी हमलावर है उसको देखते हुए तो ऐसे ही लग रहा है। चर्चा जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दस हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। इस बार भी पानी जमा न होने देंगे। होगा तो उड़ेल देंगे, बदल देंगे, तेल डाल देंगे। नो इफ नो बट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। चल हट परे हट चल हट। और डेंगू दिल्ली से हट। इस बार भी डेंगू को हराना है। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट फिर से अपनाना है। हर रविवार डेंगू पर वार। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। डैडी को पसंद क्लासिकल गाना और बेटा यमला पगला दीवाना। दोनों के अलग है रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार, तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी
खबरों का सारथी। आपका स्वागत है और सभी मेहमान हमारे साथ में बने हुए हैं। शशांक जी करूँ करेंगे। शशांक जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रख लीजिए। हमारी चर्चा चल रही है बिहार के चुनाव में आरएसएस प्रमुख भागवत साहब ने कहा था कि आरक्षण पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। एक जो है आपके सांसद नाम इस समय भूल रहा हूं, उनकी तरफ से एक मांग आई थी और एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दी गई थी कि संविधान में परिवर्तन का समय आ चुका है। ये सारी चीजें जो है, जो कि संविधान प्रदत्त है कि सामाजिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़ी जातियां हैं उनको आरक्षण के लिए। नहीं शशांक जी आप लगातार भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, ये अच्छी बात है और विपक्ष का काम भी है कि उसको कटघरे में खड़ा करे। सवाल ये है कि आपकी 2012 से लेकर के 2017 तक सरकार रही, आपको उस समय क्यों नहीं याद आया, क्यों नहीं विधानसभा से पारित करवा करके आपने केंद्र को भिजवाया कि जातिवार जनगणना होनी चाहिए? अगर आपको याद हो, उसी समय कांग्रेस सरकार ने जातिगत जनगणना की शुरुआत कर दी थी और ज्ञापन सरकार की तरफ से तमाम बार दिए गए थे कि जो है जातिगत जनगणना के रिजल्ट्स को डिक्लेयर किया जाए। 2011 में मनमोहन सिंह सरकार ने निर्णय ले लिया था और उस वक्त वो निर्णय तमाम, जिसमें हमारी भी दल शामिल थे, सब लोगों के एक सामूहिक दबाव था, जिसकी वजह, और जो कांग्रेस की जो एनएसी थी, नेशनल एडवाइजरी कमेटी थी, रोहिणी आयोग बना दिया था 2011 में कांग्रेस ने जी, इसलिए वहां पर, और फिर हमने और सबसे बड़ी चीज है इसके हम तो करवाएंगे क्योंकि जो ये जो रैपिड होता है सर्वे पंचायत के चुनावों में पिछड़ी जातियों का आकलन तो होता ही है। अब अगर अब ये नहीं करेंगे तो उत्तर प्रदेश में और कांग्रेस की जहां जहां भी जो सरकारें हैं, विपक्ष की सरकारें, वो जातिगत जनगणना अपने स्तर पे तो करवाएंगी, ये तो तय बात है। ठीक है विकास जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। सवाल ये कि आपने आपके का मतलब आपकी पार्टी ने लंबे समय तक राज किया और अंत में 2011 में आपको याद आई कि नहीं, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग काफी पिछड़ा है और इसके लिए कमीशन बनाना चाहिए। आपने रोहिणी आयोग बनाया। अरे नहीं सर, आप गलत तथ्य रख रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। कंप्लीट ना करा करके उसकी रिपोर्ट भी पब्लिश नहीं करवाई। अरे सर मैं बता रहा हूँ, आप गलत तथ्य रख गए। जनता आपके सम्मानित दर्शकों के सामने रोहिणी आयोग 2 अक्टूबर नहीं, आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं अगर मैंने कुछ गलत किया है। जी बता रहा हूं मैं। देखिए, कांग्रेस ने जो रोहिणी आयोग जिसकी बात आप कर रहे हैं, उसका मकसद ये था कि जो अति पिछड़ी जातियां हैं और जो तमाम सारी पिछड़ी जातियां हैं, 2-4 जातियों को छोड़ के 4-5 ऐसी जातियां हैं जिनको छोड़ करके इसमें आरक्षण का लाभ लोगों को नहीं मिला। उसकी समीक्षा करने के लिए अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले एक भूमिका बनाई कि अति पिछड़ी जातियों को आरक्षण में हम 3 भाग में बांट देंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश के सदन से 400 पन्ने की जस्टिस राघवेंद्र कमेटी की रिपोर्ट आई है कि इसमें पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग इस आधार पे होना चाहिए और उसी के आधार पे 17 पिछड़ी जातियों को उन्होंने आरक्षण के स्लैब में रखा और उनको अति पिछड़े वर्ग का सर्टिफिकेट बांट रहे थे, जिसको केंद्र की सरकार, मोदी सरकार ने ही डिसोन कर दिया और बाद में यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार में केवल उनको छला गया वोट लेने के बाद उनके साथ धोखा। और रहा सवाल जो आपने कहा रोहिणी आयोग बना था 2 अक्टूबर 1917 को। ये मोदी सरकार ने बनाया था। सुनिए, रोहिणी आयोग को नहीं, वो सब ठीक है, वो रिपोर्ट नहीं आ रही है, 11 बार एक्सटेंशन हो गया, एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन हो रहा, सब बात सही है। उन्होंने समीक्षा नहीं कर पा रहे हैं कि अति पिछड़ी जातियों को कहाँ नौकरियों में जो लाभ मिलना चाहिए। नहीं विकास जी, ये सब बात मैंने मान लिया, मैंने उनसे सवाल भी पूछ लिया। अब सवाल मेरा आपसे ये है, अभी लेटेस्ट की हम बात करें, 2004 से 2009 में आपकी सरकार रही, 2009 से 2014 तक आपकी सरकार रही। आपने ये सारे काम 1 दशक जब आपकी सरकार रही लेटेस्ट में, उससे पहले भी बहुत सरकारें रही, तो उस समय पूरा क्यों नहीं किया आपने? हाँ, मैं व्यवधान के लिए माफी चाहता हूं प्रदीप जी। प्रदीप जी व्यवधान के लिए माफी चाहता हूं। देखिए विकास जी अपनी बात रख सकते हैं आप।
कोई बात नहीं, कोई बात जी। अरे वो मुझको बार बार फोन आ रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, इसीलिए। मेरी आवाज आ रही है? मैं अपनी बात रखता रहूं जिसमें। जी आपकी आवाज आ रही है, आप जी। हाँ देखिए, सच्चाई इसमें यह है, तथ्यों का थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। एक एक्सपर्ट ग्रुप बना था योजना आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया के नेतृत्व में, जिसमें 46 लाख जातियों और उपजातियों को शामिल किया गया था, और 29 जून 2011 को करीब ये जनगणना शुरू हुई है, और ये 31 मार्च 2016 को मोदी सरकार के कार्यकाल में ये जनगणना समाप्त हुई, और इसमें जातियों का पूरा अध्ययन किया गया था। एक तरीके से ये एक फुल कमीशन था, जिसमें कायदे से एक एक भारतवासी की पूरी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हर स्थिति को समझा गया था। उसका रिपोर्ट विकास जी, पर 2016 आपकी सारी बात से सहमत, मार्च 2016, लेकिन सवाल मेरा वहीं पर है, आपने लंबे समय तक देश में राज किया, तब आपको ये याद नहीं आई कि पिछड़े आखिर पिछड़े क्यों रह गए? आपको अल्पसंख्यकों की याद आती है 2006 में सच्चर कमेटी जब आती है, आपको पिछड़ों की याद आती है जब दबाव बनता है, उससे पहले इतना लंबा आप लोगों ने राज किया, तब आपको याद क्यों नहीं आई? 2004 में कांग्रेस की नेतृत्व में डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में सरकार बनी, और इस बात को जोर देते हुए, क्योंकि इसमें जो खर्चा आ रहा है करीब 5000 करोड़ का, 4893 करोड़ रुपए का खर्चा, और एक बड़ा रोड मैप उस वक्त के योजना आयोग के जो उपाध्यक्ष है अरविंद पनगड़िया साहब, उनके नेतृत्व में इसको बनाना, और ये सारा काम कांग्रेस ने किया। और ये पूरी तरह अगर ये इस रिपोर्ट को ही ओपन कर दे, इस रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दे, या इसका अभी तक मोदी सरकार ने इस पूरे 5000 करोड़ रिपोर्ट में बहुत खामियां हैं, उसका किसी भी योजना में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ऐसे झूठ बोल करके देश को गुमराह करना। विकास जी, आपको रोकना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मीटिंग है जो बाइडेन से वाशिंगटन डीसी में। हम सीधे आपको ले चलते हैं वाशिंगटन डीसी, और आपको लाइव तस्वीर दिखाते हैं कि वहां मीटिंग चल रही है। ये हम आपको बहुत जल्द आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि वाशिंगटन डीसी की वहां पर मीटिंग चल रही है। विश्व के दो बड़े शक्तिशाली जो व्यक्ति हैं उनकी मीटिंग हो रही है। देश के सबसे बड़े दो बड़े लोकतांत्रिक देश, उनकी मीटिंग है। ये सीधी तस्वीरें आप वाशिंगटन डीसी से देख रहे हैं हमारे के न्यूज़ पर। जो बाइडेन से पहली बार मुलाकात होगी हमारे देश के प्रधानमंत्री, व्हाइट हाउस पहुंच चुके हैं। हम आपकी अभी जब मीटिंग शुरू होगी तो हम आपको फिर से ले चलेंगे वहां पर, और वो तस्वीरें भी आपको जरूर दिखाएंगे, जिससे आप इन तस्वीरों से वंचित ना रहे। इन तस्वीरों को अपनी आंखों में संजोले। हम वापस अपनी डिबेट पर आते हैं। राजेंद्र वर्मा जी, प्रोफेसर राजेंद्र वर्मा जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। क्या ये बात मैं गलत कह रहा हूँ कि कांग्रेस ने लंबे समय तक देश में राज किया है, और उनका जो वोट बैंक था वो था दलित और अल्पसंख्यक और सवर्ण, पिछड़ों का उसमें कहीं कोई स्थान नहीं था जी। आपको लगता है कि देर कर दी भारतीय कांग्रेस ने इसको करने में? इनको पहले करना चाहिए था? जी, कांग्रेस ने तो पहले मना ही किया था जी। देखिए, नियत का सवाल होता है, सरकारों की नियत का सवाल है। तो कांग्रेस भी बहुत ईमानदार नहीं थी अपने नियत में, बीजेपी भी ईमानदार नहीं है, बीजेपी बिल्कुल ईमानदार नहीं है। तो यही बात आती है। देखिए, संसद में ही उस समय के तत्काल गृह मंत्री पी चिदम्बरम जी ने स्टेटमेंट दिया था कि नहीं, ये जातिगत जनगणना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उससे सामाजिक ताना बाना बिगड़ जाएगा। इसलिए बिगड़ जाएगा भाई, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति है जी। आपको अधिकार न देने पड़े उन वंचितों को, उन दलितों को, उन शोषितों को, जो बेचारे अभी तक मुख्य धारा में नहीं आए हैं। सरकारें बस केवल बात करती हैं, बात करने से नहीं होगा समाज का निर्माण। आपको उन जो योजनाएं हैं वो सही जगह पे पहुंचे, उनका क्रियान्वयन सही हो और सही लोगों के लिए बने, तब तो ये देश तरक्की करेगा। नहीं तो सिर्फ बातों में आप हवाई कर लीजिए, चाहे जो सरकारें नहीं हो। विकास जी, एकदम आप प्रोफेसर वर्मा, राजेंद्र वर्मा को आप सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पी चिदम्बरम साहब ने संसद के अंदर बयान दिया था कि जातीय जनगणना नहीं हो सकती है। हाँ, इसके बाद मोइली जी ने के निवेदन पे एक कॉलम जुड़ा था, ये भी इसमें ऐड कर दीजिएगा। जी विकास जी,
आरक्षण की व्यवस्था जो है किसी का अधिकार नहीं है। आरक्षण की व्यवस्था सरकार की तरफ से एक निर्धारित समय के लिए तय थी। जो लोग विकास के मार्ग में पिछड़ गए हैं, जो लोग सामाजिक सांस्कृतिक रूप से पिछड़ गए हैं, सुन लीजिए, बात पूरी होने दीजिए तब बोलिएगा। जो लोग पिछड़ गए हैं, प्रोफेसर राजेंद्र वर्मा जी को सवाल पूछना चाह रहे हैं आपसे। राजेंद्र जी, आप सवाल पूछिए। विकास जी, ये कहाँ लिखा है कि आरक्षण निर्धारित समय तक के लिए था? ये कहाँ लिखा है? कहाँ ये लिखा हुआ है कि आप? विकास जी, आपसे अनुरोध है, आप बड़ी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपको पता नहीं है बीपी एक मिनट विकास जी, मुद्दे से मत भटकिए। ये कहाँ लिखा है कि आरक्षण 10 साल के लिए था? कौन सा आरक्षण था? आप हमको फैक्ट बता दीजिए। देखिए, आप बहुत जागरूक प्रोफेसर। अरे मंडल कमीशन की रिपोर्ट की कहाँ है? आप आरक्षण की बात करिए ना, जो बाबा साहब ने, आप कह रहे हैं ना कि उसमें दिया है, सरकार ने किया है। ये आप गुमराह करते हैं। 10 साल का आरक्षण की जो बात की थी वो राजनीतिक आरक्षण की बात थी। ध्यान सुन लीजिए, शैक्षणिक और सामाजिक आरक्षण की बात कहीं नहीं थी, कहीं उसको 10 साल का टाइम बाउंड नहीं किया गया था। आप लोगों की नीतियां ऐसी नहीं रही है कि जो समाज के विकास में भूमिका निभा सके, और उस नीतियों का कार्यान्वयन करने के लिए ईमानदारी नहीं रही है। इस चीज को स्वीकारिए आप लोग। रख लिया प्रोफेसर साहब, आपने अपनी बात रख लिया तो मैं बोलूं। आप रख चुके, फिर बोलेंगे। हाँ जी, मैंने बोल दिया जी। बोलिए, अब मत बोलिएगा, अब ध्यान से सुनिए। प्रोफेसर होने का मतलब नहीं 24 घंटा आप बोलेंगे, और लोगों को हक मिलना चाहिए। लोकतंत्र में किसी को ऐसा अधिकार नहीं, प्रवक्ता होने का मतलब नहीं गलत तथ्य करेंगे। सुन लीजिए, सबका बराबर है, ये ठीक नहीं, सारे बराबर है। इस तरह का प्रवक्ता होने का मतलब नहीं है गलत तथ्य देश के सामने पेश करेंगे आप भी तो, और इसको भ्रमित करेंगे जी। क्या प्रोफेसर होने के बाद आप सामाजिक प्रोफेसर नहीं? आप अपने मैं एकदम सही तथ्य बोल रहा हूँ। मैं तथ्य गलत हो तो मैं बताइए, मुझे लिखा दिखा दीजिए। आप कैसे बोल रहे हैं? नहीं विकास जी, आप खुद गलत बात कर रहे हैं। आप पार्टी के प्रवक्ता हैं। कांग्रेस की अगर नीयत ठीक होती तो मंडल रिपोर्ट बहुत पहले लागू हो गई होती। जिस समय मंडल रिपोर्ट लागू हुई थी उस समय भी कांग्रेस सहमत नहीं थी। और आज भी, मैं पिछली बार भी डिबेट में आपसे कह रहा था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार रही कमलनाथ की, वहां आरक्षण लागू नहीं हुआ 27%। अब भारतीय जनता पार्टी चुनाव के समय लागू करने जा रही है। तो कांग्रेस की नीयत तो पहले ही ठीक नहीं थी, इसको तो मानना होगा। सुन लीजिए विकास जी की बात सुन लेते हैं। हाँ विकास जी, नेता थे। आज भी अगर हम जातिवार जनगणना की बात कर रहे हैं तो ये कांग्रेस पार्टी ही कर रही है। और कोई भी राजनीतिक दल हो, बातें बड़ी बड़ी कर सकता है, पर केंद्र में कांग्रेस और बीजेपी के बगैर कोई भी ऐसा कानून जो समग्र भारत के लिए बनता है वो नहीं बन सकता है। बातें कर देना और अपनी बात को जबरदस्ती चिल्ला के करना अलग बात होता है। आरक्षण का व्यवस्था में आपने अन्याय किया है। केवल यादव कुर्मी 2 जातियों को छोड़ दिया जाए तो आरक्षण में जो शामिल और जातियों के साथ आरक्षण का लाभ उनको क्यों नहीं मिल पा रहा है? और कौन सी सरकार 89-90 के बाद से भारतवर्ष में लगातार सरकार में आ रही है? और जब हम आए हैं तो हमने जातिवार जनगणना की है, हमने सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक हर आधार पर जनगणना की। उस पे 5000 रुपए करोड़ खर्च हुआ। ये जनता का पैसा है। ये आपने जो रोहिणी आयोग बनाया उसमें करीब 2,500 रुपए करोड़ खर्च हुआ। विकास जी, सवाल सुन लीजिए, आपने जो रोहिणी आयोग बनाया 2011 में 2000 करोड़ रुपया खर्च हुआ उसमें, और अब की सरकार कह रही कि वो बेकार है, उसके डाटा का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। बीजेपी सरकार नहीं कर रही है, आप और हम भी उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, क्योंकि हमारे बाकी पैनलिस्ट और भाजपा के प्रवक्ता और आप खुद कह रहे हैं उसमें खामियां। अरे उसको देश का 5000 करोड़ लगा के आपने जनगणना कराई और देश की जनता को जानने का मैं खामियां नहीं बता रहा हूं। ये सरकार क्या खामियां है? ये दीपक सोनकर की सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कह रही है जी। दीपक सोनकर जी, विकास श्रीवास्तव जी कह रहे हैं हजारों करोड़ रुपए खर्च करके अकेले उसको पूर्ण अधिकार नहीं है कि वो 5000 करोड़ रुपया देश की जनता का गाड़ी कमाई खर्च हुई है। उसका रिकॉर्ड, एक रिपोर्ट चाहिए। देश की जनता को अधिकार है कि उस पूरी रिपोर्ट का जानकारी। 3000 करोड़ खर्च हो सकता है, मूर्तियां बनाने में 50,000 करोड़ खर्च हो सकता है। भाजपा ने तो एनपीए में लाखों हजार करोड़ रुपए एनपीए में जा सकता है, दे दिया। जनगणना नहीं हो सकती है, क्यों? अरे क्यों नहीं हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती है? मेरा सवाल आपसे सीने वाले माननीय प्रधानमंत्री महोदय इतने कमजोर हो गए हैं, सीमाओं की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। सारी सीमाओं पर विदेशी ताकतें कब्जा कर रही है, आतंकवादी ताकतें कब्जा कर रही है। हम बात की रक्षा पर नहीं कर रहे विकास जी। आज
हम सुरक्षा आप पर लोग बात करेंगे justify नहीं, करना उदय चाह यादव रहे हैं जी। मोदी क्या जी मैं को। गलत कह रहा हूँ? आप लोग बहुत NPA बना रहे हैं कि मोदी जी सही है और कांग्रेस ने जो जनगणना नहीं, मैं मोदी जी को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। उसको आप नहीं सार्वजनिक करेंगे जी। और उसको कह देंगे कोई बात नहीं, क्योंकि सुप्रीम ठीक कोर्ट है में विकास झूठ जी, बोल आप रहे हैं डिबेट को नरेंद्र दूसरी मोदी, तरफ ना ले जाएं। झूठ बोल उदय रहे यादव जी, हैं क्या मैं गलत भाजपा, कह रहा और हूँ? आप जिस उसको देश justify में कर रहे हैं, उनके लिए एनपीए हमसे के बहस नाम कर रहे पर हैं। हजारों करोड़ रुपए कांग्रेस बट्टे का खाते में आरोप डाल दिया जाता है, सोचना वहां चाहिए पर आप लोगों को, 5,000 कर करोड़ क्या रुपए रहे हैं? इसलिए नहीं खर्च किए जा रहे हैं जिससे जाति गणना हो सके। जी ठीक है विकास जी, हो गई बात जी। देखिए प्रदीप जी, आपकी बात एकदम सही है, लेकिन बात है सिर्फ नियत की। अभी जैसे विकास जी ने कहा 2011 में जो जनगणना हुई, जो 2016 में समाप्त हुई, उसमें ओबीसी का मामला, ओबीसी की गणना हो, यह मुलायम सिंह और लालू यादव के दबाव में किया गया था। जी। दूसरा, जब वो 2016 में पूरी हुई है, वहां सरकार ये कह रही है कि बे आंकड़े ठीक नहीं है। प्रश्न ये है कि जब अनुसूचित जाति के आंकड़े ठीक हो सकते हैं 2011 की जनगणना के, आर्थिक आंकड़े ठीक हो सकते हैं, तो ओबीसी के आंकड़े ठीक क्यों नहीं हो सकते? उनको जारी किया जाना चाहिए, लोगों के सामने लाना चाहिए। बात सिर्फ ये है कि वर्तमान सरकार, मोदी सरकार, उसकी नीयत ठीक नहीं है। वो ओबीसी को राजनीतिक लाभ के लिए तो उपयोग करना चाहती है, विकास के मामले में वो उनकी सहभागिता नहीं चाहती। ठीक है, वो सिर्फ बातें करना चाहती है। ये अगर ऐसा ना होता तो अभी नीट पर चुनाव से पहले उन्होंने 27% आरक्षण लागू किया। ठीक है, विकास जी ने नीट की बात उठा दी है। नहीं, वो क्यों लागू किया? इसीलिए लागू किया है ना कि वो दिखाने के लिए दिखा रहे हैं कि हम ओबीसी के वो ओबीसी हैं। शशांक जी, आप अपनी बात रख सकते हैं जी। 46 लाख जातियों और उपजातियों को शामिल करके 4,893 करोड़ रुपया खर्च हुआ था। एग्जैक्ट डाटा मैं आपको दे रहा हूं। शशांक जी, खर्च होने के बाद आप इसको खत्म नहीं कर सकते। शशांक जी, डिबेट का वो भी हिस्सा है, क्योंकि वो रिपोर्ट बिल्कुल सार्वजनिक होना चाहिए। देखिए शशांक जी, मैं इस जातिगत जनगणना के बारे में भूपेश बघेल साहब ने बड़ा प्रयास किया। वहां पर अनुसूचित जनजाति और मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की वजह से ओबीसी को केवल 12-13% आरक्षण मिल पा रहा है। इस समय ये जरूरत है, और तमाम जातियों को राजनीतिक स्वार्थ में ओबीसी में डिक्लेयर कर दिया गया, लेकिन आरक्षण की सीमा नहीं बढ़ाई जा रही। आज स्थिति ये हो गई है, जो हम लोग का एक मोटा मोटा आकलन है कि ओबीसी और अनुसूचित जाति जनजाति और माइनॉरिटी को अगर जोड़ लिया जाए तो उसके बाद जो अन्य लोग जिनके लिए आप कहते हैं कि 14-15% सवर्ण जातियां हैं, उनकी संख्या, अनारक्षित की संख्या घट के मुश्किल से 8-10% आ जा रही है। तो आरएसएस इस चीज को बड़ी बेहतर तरीके से समझ रहा है कि जाति की संरचना अगर सामने आ गई तो क्रूड पॉलिटिक्स ये कह रही है कि जैसे पर्दा पड़ा है वो पर्दा पड़ा रहे। किसी भी हालत में ये आरएसएस इस पर्दे को, वो आकांक्षा तो जगाएगी, अब वो दरार तो पैदा करेगी कि जो है महादलित करेगी, कम दलित वाली रखेगी, पिछड़ा अति पिछड़ा महापिछड़ा करेगी, इन जातियों को आपस में लड़ाती रहेगी अंग्रेजों की तरीके से। लेकिन आरक्षण की जनगणना को मैं आज बिल्कुल लिख के आपको दे सकता हूं, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी, आरएसएस कभी भी नहीं चाहेगा कि यहाँ पे जाति क्या लगता है कि शशांक जी बड़ा मुद्दा बनेगा 2022 में ये? बिल्कुल बिल्कुल 16 आने ये मुद्दा बन चुका है, बनेगा नहीं, बन चुका है ये मुद्दा। और लगातार सरकार और आरएसएस ने जिस तरीके से निजीकरण को बढ़ावा दिया है, वो उसका मकसद ही यही है कि दलित और कमजोर पिछड़े वर्ग लोग सरकारी शासन प्रशासन में भागीदारी न कर सकें। लेटरल एंट्री इसीलिए लाई गई, इसीलिए जो है नॉट फाउंड फिट लिखा जा रहा है। शशांक जी, समय कम है हमारे पास में जी, ठीक है शशांक जी, समय कम है हमारे पास। दीपक सोनकर जी दोबारा जुड़ गए। दीपक जी, विकास जी कह रहे हैं कि हजारों करोड़ रुपए खर्च करके रोहिणी आयोग बनाया गया था और उसकी अब रिपोर्ट जाहिर आप नहीं कर रहे, कह रहे हैं उसमें तकनीकी खामियां हैं जी। रोहिणी आयोग की रिपोर्ट नहीं सर, 2011 में जो जनगणना हुई थी उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं आप जारी कर, उसका सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे उस रिपोर्ट को? रोहिणी आयोग को इन्होंने 11 बार एक्सटेंशन कर दिया, उसकी रिपोर्ट दीपक सोनकर जी जवाब दीजिए। विकास जी सवाल पूछ रहे हैं आपसे। मैं अभी हमारे यहाँ बरसात के कारण, नेटवर्क के कारण से मुझे आवाज भी थोड़ी कम आ रही है और नेटवर्क की वजह से मैं ठीक से जुड़ भी नहीं पा रहा हूँ, बार अभी मुझे लगता है कनेक्ट भी बीच हो गया था। तो मैं भाई साहब से ये बात पूछना चाहता हूँ कि जैसे ये जिस तरीके से ओबीसी के नाम पर आप लोग राजनीति का विषय बन रहा है, जब आपने मुद्दा बनाया है सर, आपने मुद्दा बनाया है, आपने वादा किया था रोहिणी आयोग को, जब सपा सरकार को केवल यादव के अलावा रोहिणी आयोग जारी कर रहे हैं, ये किस आधार पर आप पॉलिटिकल नहीं, केवल यादव वाली बात
आप ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है। तो केवल जाटव के अलावा बसपा में केवल जाटव के अलावा कोई और ये कोई जाति नजर आई? दीपक भाई, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ जी भाई, ये कोई चौराहे की जनसभा नहीं है। आप किस आधार पर कह रहे हैं कोई यादव के आधार पर? कौन से आंकड़े आपके पास है कि केवल यादवों की सुनी जा रही थी? कौन सा आधार है कि कोई चमारों आप देख लीजिए उठा करके, आप देख लीजिए उठा करके पूरे 3 साल की सरकार के अंदर आप ही ने उड़ाया था कि 56 यादव हो गए, 12 भी नहीं थे, और आपने खुद को चलाया। आपकी IT सेल है, हर समाज के लोगों का काम है। एक भी यादव जो है ना शशांक जी सरकार में एक भी यादव सेक्रेटरी लेवल पे नहीं था। डिबेट पर आते हैं। दीपक केंद्र सरकार में एक भी OBC जो है सेक्रेटरी लेवल पे नहीं है। दीपक सोनकर जी, शशांक जी माफ करिएगा, ये SDM वाली बात दूसरा तरफ ले जाएगी हमारी डिबेट को। दीपक सोनकर जी, विकास जी सवाल कर रहे हैं। विकास जी, आप अपना सवाल दीपक जी से सीधा पूछ सकते हैं। देखिए 2011 में जो जनगणना हुई थी 4,893 करोड़ रुपया ये देश की जनता का खर्चा हुआ। इसके जो रिपोर्ट आई उसको सार्वजनिक करना था, क्योंकि आप 21 मार्च 2016 को 46 लाख जातियों और उपजातियों की रिपोर्ट, उनकी सांस्कृतिक, उनकी आर्थिक, सामाजिक पूरे स्वरूप को रिपोर्ट बन के तैयार है। इसमें 5,000 करोड़ रुपया खर्चा हो चुका है। इसको मोदी सरकार को सार्वजनिक करना है, किसको करना है? मोदी सरकार के जाने के बाद हम आएंगे, फिर सार्वजनिक कर देंगे। जातिवार जनगणना की बात उठी सदन के जवाब लेते हैं। दीपक सोनकर जी, 5,000 करोड़ रुपए खर्च करने में आप डर रहे थे। कांग्रेस ऑलरेडी 5,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है, उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं हो रही है? आपने कोर्ट में हलफनामा दिया है कि उसमें तकनीकी खामियां हैं, और अगर उसमें तकनीकी खामियां हैं तो कांग्रेस से वसूली क्यों नहीं की आपने? उनका हक नहीं देना चाहते। आप ऐसा नहीं बोल सकते हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए, झूठ नहीं बोलते। इसका सीना है वो ये इनका सीना है प्रधानमंत्री जी का, 56 इंच का सीना है। न्याय करेंगे भाई साहब, 56 इंच का सीना है, इसलिए विकास के मुद्दे पर काम, इसीलिए आप उसका सीना सिकोड़ कर सुप्रीम कोर्ट पर काम कर रहा है। विकास के लिए जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ 2022 में उन्होंने छलावा किया, 7.5 साल विकास के लिए जाएंगे, विकास के लिए जाएंगे। चेहरा सामने आया। 4.5 वर्षों में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इतना विकास करके दिखाया है जो कोई सुप्रीम कोर्ट 4.5 वर्षों में करके दिखाया। जो हलफनामा दिया है वो देश की जनता जानती है। आपके प्रवक्ता हमारा देश की जनता नहीं समझने वाली। गुमराह मत करिए। समझ रही है जनता, समझ रही है जनता को दिखाई दे रहा है। 15 लाख देने का वादा किया था, 2 जनता को बिल्कुल समझ में आ रहा है। आप लोगों ने 70 साल के अंदर किस तरीके से हमने जवाब नहीं दिया, तभी तो आपको अवसर मिला। जनता को समझ में आता है। हमने जवाब दिया तो आप जवाब देंगे। देश के अंदर अलग अलग उदाहरण पेश किए। आप किसी योजना की आप बात कर लीजिए, उज्ज्वला योजना को ले लीजिए, किसी योजना को आप देखेंगे तो जनता के नीचे तक प्रधानमंत्री जी ने काम किया है। आपने क्या किया? विघटन बंटवारे के अलावा पेश किया है। भाई आप पहले विघटन बंटवारे के अलावा आप कौन सी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं? आपके पास विकास का कौन सा मॉडल है? अमेरिका का फैक्ट्री और पश्चिम बंगाल का एलिवेटेड ब्रिज, ये सब विकास है आपका? आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखिए ना, हर एक जिले में उत्तर प्रदेश के अंदर मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है। किसानों के पास में 8 बार उनकी किसान निधि आ चुकी है। आप किसानों से चर्चा, किसानों की जमीन हड़पने जा रहे थे, बता दिया माननीय राहुल गांधी के प्रयास से आप 2014 में किसान का मुद्दा यहाँ नहीं चल रहा। दीपक सोनकर जी, मेरा एक सीधा सवाल आपसे है, मैंने पहले भी आपसे सवाल किया कि जब 5,000 करोड़ रुपए ऑलरेडी खर्च हो चुके हैं तो उसके आंकड़े बाहर जाहिर क्यों नहीं कर रहे आप लोग? दीपक सोनकर जी, विकास जी रुक जाइए, समय समाप्त हो गया है, फाइनल कमेंट के लिए चल रहे हैं। विकास जी समय समाप्त हो गया। दीपक सोनकर जी, आपका फाइनल कमेंट है कि जब 5,000 करोड़ रुपए ऑलरेडी खर्च हो चुके हैं और ये खुला जी, तो दीपक सोनकर जी आपका फाइनल कमेंट, 5,000 करोड़ रुपए ऑलरेडी खर्च हो चुके हैं, क्यों नहीं उस डाटा को सबके सामने लाया जाता है? और ये अति पिछड़ों दलितों किसानों की को उनको विकास जी सुन लीजिए, विकास जी सवाल जवाब सुन लीजिए, जवाब उन्हीं को देना है, डबल इंजन की सरकार है भाई। साफ होना तय है। चलिए, कोई भी पार्टी सही जवाब सुनना नहीं चाहती है और इसी तरह बहस करके टीवी का समय किल करना चाहती है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। दीपक सोनकर जी आपका भी, विकास जी आपका भी,
इस चर्चा में शामिल होने के लिए शशांक जी आपका, प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद जी और उदय जी आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है 2022 में, क्योंकि सभी विपक्षी पार्टियां ये चाहती हैं जो पिछड़े लगातार भारतीय जनता पार्टी को चुनाव दर चुनाव जीत दिलवाते जा रहे हैं उसमें सेंध लगाई जाए और उसमें सब कंफ्यूजन पैदा किया जाए। तो उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जातिवारी जनगणना कराई जाए, जिससे कि सही जातियों का पता चले कि कौन कितने % है और उसके हिसाब से उसको लाभ भी दिया जाए। लेकिन कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर दोषारोपण करती है तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर आरोप लगाती है और ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला यूं ही चलता रहता है। पार्टियां चुनाव जीतती रहती है और जातियां अपनी जगह पर बनी रहती है। लेकिन क्या 2022 में वाकई ये एक बड़ा मुद्दा बनेगा, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। भारतीय जनता पार्टी इससे कैसे निपटती है ये भी अपने आप में देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, आप हमें दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया और हमारा खास कार्यक्रम दुर्गेन चौहान जो हमारे प्रधान संपादक हैं उनके साथ देखना ना भूलिए, मंथन।